मोस्ट वेलकम टू आवर मैराथन। जैसा कि आपको मालूम था, अपना स्टील का मैराथन चल रहा था, जिसमें ये लास्ट पार्ट है अपना। और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और इसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का डील करेंगे और कैसे क्वेश्चन बनता है उस बात पर हम डिस्कस करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। अपना टॉपिक है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कॉलम बेस मिसलेसियस। ये सारे पॉइंट इसमें हैं। तो आइए देखिए, फिगर दिख रहा होगा। फिगर में जैसे आप एक देख रहे होंगे कि घर का फिगर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या शेप है उसका नाम दर्शाया हुआ है। सारे नाम को हम आपको रीड करके समझा रहे हैं। जैसे आप छत के सबसे ऊपर से चलते हैं, छत के ऊपर देखें सीधा सीधा बांस टाइप का जो पड़ा हुआ रहता है, लगाया हुआ रहता है, जो आपको हेल्प करता है रूफ रूफ कवरिंग को। जो रूफ कवरिंग के नीचे होता है जस्ट पाइप जैसा सीधा सीधा होता है, उसे हम पर्लिन कहते हैं। ओके, आई मीन रिलेटेड कीजिए, जो परा हुआ रहता है उसे हम पर्लिन कहते हैं। अब आया सेक टाई रड। आई मीन कहने का मतलब है कि पर्लिन जो होता है सीधा सीधा ना, उसके सपोर्ट में नीचे भी हम कुछ देते हैं, उसे हम सेक टाई रड करते हैं, सेक टाई रड कहते हैं। ओके, क्या करता है, यह लेटरल लोड को रजिस्ट करता है। सेक टाई रड जो होता है ना, जो पर्लिन को जो सपोर्ट करता है सेक टाई रड, वो रेजिस्टेंस लोड को, मतलब रेजिस्टेंस लोड को सहता है। ठीक है ना। अब आया यहाँ ब्रेसिंग। ब्रेसिंग देख रहे होंगे कि जैसे मेन गेट होता है वहाँ पे स्लाइड करने वाला गेट लगा रहता है, उसे हम ब्रेसिंग कहते हैं। ये आपको ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए होता है। अब आया यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल राफ्टर, जो आपको सपोर्ट करता है पर्लिन को। ओके ना। जो यहाँ पे कुछ बोलते हैं रिडिज है ना, रिडिज और इक्वावेस उससे जुटा हुआ रहता है, उसे हम प्रिंसिपल राफ्टर कहते हैं। ये प्रिंसिपल राफ्टर आपको सपोर्ट करता है पर्लिन को, ये पूछा गया है। और इक्वावेस जो है ना, यहाँ पे देखिए छोटा सा तीर लगा के लगाया हुआ है, इक्वावेस। इक्वावेस आपको क्या बोलते हैं उसे, जैसे बारिश वगैरह होता है ना, तो ड्रेनेज पर्पज से उसको इक्वावेस को हम लगाते हैं। चलिए अब सारे टॉपिक को बारे में हम डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है पर्लिन। तो पर्लिन अब जानिए क्या है, पहले तो दिखा दिए फिगर में, अब इसका बारे में डिटेल जानिए। हाई कॉस्टली मेंबर, जो पर्लिन होता है पहले नंबर तो कॉस्टली मेंबर होता है। ओके, इट इज प्रोवाइड ओवर द रूप ट्रस, रूप ट्रस के ऊपर प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट द रूफ कवरिंग ट्रस। बोले ना कि रूफ कवरिंग जो ट्रस होते हैं ना, रूफ कवरिंग ट्रस उसको सपोर्ट करता है आपका पर्लिन। ओके ना। एंड ट्रांसमिट द लोड ऑफ रूफ कवरिंग, क्या करता है ना कि ट्रांसफ़र करता है, कि ट्रांसमिट द लोड ऑफ रूफ कवरिंग। रूफ कवरिंग का जो लोड होता है ना उसको ट्रांसफ़र करता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूफ कवरिंग जो होते हैं ना, उसका लोड को कौन ट्रांसफ़र करता है, तो पर्लिन। फिर पूछेगा आपसे कि रूफ कवरिंग जो होता है ना, रूफ कवरिंग ट्रस उसको सपोर्ट कौन करता है, तो पर्लिन। समझ चुके होंगे आप, फिगर भी दिखा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। पर्लिन शुड बी डिजाइन फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्लिन को किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए। कंफर्म कीजिए, आंख बंद करके ध्यान लगाइए, जो पर्लिन का फिगर दिखाए थे उसको ध्यान में हटाइए और उस बारे में सोचिए कि किस लिए हम पर्लिन को डिजाइन करते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, क्योंकि वो बेंड होगा तो बेंडिंग मोमेंट के लिए, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए, अगर डिफ्लेक्शन करेगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए। तो दो चीज़ के लिए डिजाइन करते हैं, क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंड कर जाएगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करते हैं। अच्छे से ध्यान लगाकर सोचिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ कुछ खास पॉइंट आया जो लगातार पर्लिन का है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है पर्लिन का, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो बेंड किसके कारण चल गएगा, किसके कारण बेंड अपना चलेगा पर्लिन में, तो लोड के कारण होगा। तो इसलिए डायरेक्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं W/10 और WL/10। ये होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए फार्मूला। ध्यान लगाइए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंड हो रहा है ना, तो किसके चलते, लोड के कारण, तो W/10 और या तो WL/10, ये होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर्लिन का। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, W/10 होगा या तो WL/10 हो जाएगा। ओके, W लोड है। अब आया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते थे, अब डिफ्लेक्शन के लिए भी है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो L/325। पर्लिन जो होता है उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन L/325 होता है। ओके, एल स्पान होता है। और बिर्थ ऑफ पर्लिन, अगला पॉइंट है बिर्थ ऑफ पर्लिन। पर्लिन का बिर्थ कितना होता है, तो L/60 होता है। और थिकनेस ऑफ पर्लिन तो L/45 होता है। तो कैसे याद करेंगे, बिर्थ W जैसा होता है, उसी तरह से 6 भी होता है। तो आप बिर्थ पूछा पर्लिन का तो 6 को याद कीजिए, W जैसा 6 होता है। तो L/60 हो जाता है आपका बिर्थ ऑफ पर्लिन। और थिकनेस पतलापन मानिए कि उससे 60 से कम तो 45। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ पर्लिन फॉर सपोर्टेड ब्रिटल। अगर ब्रिटल सपोर्ट रहेगा तो उसमें पर्लिन का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आप जानते हैं ब्रिटल में ज़्यादा होता है और डक्टाइल में कम होता है, L/180 होगा।
ब्रिटल है तो, और डक्टाइल में 180 का कंपेयर हो जाता है 150 से। तो वही अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर्लिन का पूछेगा फॉर डक्टाइल नहीं, सॉरी ब्रिटल नहीं, डक्टाइल मेटल में, तो क्या होगा, तो L बटा 150 हो जाएगा। यहाँ पे आपका पर्लिन कंप्लीट हुआ, आगे है सेक टायरड। उससे पहले हम आपको इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले हम क्या पढ़ें कि पर्लिन को हम डिजाइन करते हैं किसके लिए, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए। पर्लिन का काम क्या है, यह सपोर्ट करता है रूफ कवरिंग ट्रस को। ओके, 2 पॉइंट देखें। तीसरा पॉइंट ये देखें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के लिए डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो हम लोड के चलते डिफ्लेक्शन होता है तो W/10 होगा या तो WL/10 हो जाएगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देख लिए W/10 और WL/10। अब देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है L/325। ओके, बिर्थ पूछेगा तो बिर्थ W जैसा 6 पे जाइए तो L/60 हो जाएगा। थिकनेस तो 60 से कम तो 45 पे चले जाइए, L/45। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस में, ब्रिटल मटेरियल में, तो L/180। अगर पूछ दे वही डक्टाइल मेटल में तो L/150। ओके, डक्टाइल में कम होता है। अब आया सेक टायरड। तो सेक टायरड बताए थे कि पर्लिन के नीचे होता है जो सपोर्ट करता है, तो इसको किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो टेंशन फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। कंफर्म, सेक टायरड वही पर्लिन के नीचे होता है, सेक टायरड याद कर लीजिए आप अच्छे से कि सेक टायरड क्या होता है, तो जस्ट पर्लिन जो होता है उसके नीचे होता है सेक टायरड। और किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो टेंशन के लिए, सेक टायरड टेंशन के लिए, सेक टाई है ना तो टेंशन, सेक टाई तो टेंशन के लिए डिजाइन करते हैं। ब्रेसिंग जो गेट पे होता है फ्रंट पे, तो आपको पता है कि ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए होता है। ब्रेसिंग मतलब आगे पीछे मूव करता है, इसलिए ब्रेसिंग मूव करता है तो ट्रांसवर्स के लिए होता है। शेप ऑफ रूप ट्रस ट्रेंगुलर होता है, जो रूप ट्रस होता है तो ट्रेंगुलर शेप होता है, ट्रेंगल की तरह होता है। आपको याद कीजिए, ट्रेंगल को शेप याद कीजिए दिमाग में और सोचिए कि ये रूप ट्रस जो होता है ना उसका शेप हो जाता है ट्रेंगल की तरह। प्रिंसिपल राफ्टर, इट इज अ कंटिन्यूअस मेंबर विच कनेक्टेड फ्रॉम रिड्ज पॉइंट और इक्वाबेस। हम पहले बता दिए कि आपको प्रिंसिपल राफ्टर होता है ना, और रिड्ज से, जो रिड्ज पॉइंट होता है ना ऊपर में, जो पर्लिन के सपोर्ट में जो रिड्ज पॉइंट होता है ना, वो रिड्ज पॉइंट से और इक्वाबेस से कनेक्टेड होता है आपको प्रिंसिपल राफ्टर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रिंसिपल राफ्टर जो होता है किस किस से कनेक्ट होता है, तो आपका इक्वाबेस से और रिड्ज पॉइंट से। ओके ना, इट इज प्रोवाइड सपोर्ट द पर्लिन मेंबर। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पर्लिन मेंबर को सपोर्ट कौन करता है, तो पर्लिन मेंबर को सपोर्ट कौन करता है, ये ध्यान दीजिए। डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल राफ्टर खुद एक प्रिंसिपल राफ्टर है, तो प्रिंसिपल राफ्टर ऐसे भी बढ़िया चीज़ है, तो इसलिए आप याद रखिए कि अगर पर्लिन है मेरा तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, तो प्रिंसिपल राफ्टर। ओके, समझ चुके होंगे कि सपोर्ट कौन करेगा, पर्लिन को। पर्लिन है अपना, पर्लिन है ना, परा हुआ है पर्लिन, तो पर्लिन को सपोर्ट कौन करता है, प्रिंसिपल राफ्टर। ओके, इट इज डिजाइन फॉर कंप्रेशन और बेंडिंग मोमेंट। आपसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल राफ्टर किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो हम कंप्रेशन के लिए, जैसे अब ऊपर से लग रहा है पर्लिन का लोड तो कंप्रेस करेगा, तो हम प्रिंसिपल राफ्टर के लिए डिजाइन करते हैं ना। प्रिंसिपल राफ्टर जो होता है ना वो क्या बोलते हैं, कंप्रेशन के लिए, क्योंकि पर्लिन का कंप्रेशन लगता है तो कंप्रेशन के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो ध्यान लगाइए, आप सोचिए कि ये प्रिंसिपल राफ्टर है, उसको किसके लिए डिजाइन करेंगे, तो प्रिंसिपल राफ्टर को हम, प्रिंसिपल राफ्टर उसको हम कंप्रेशन के लिए, प्रिंसिपल राफ्टर है तो उसमें प्रेशर भी ऐसे होगा, प्रिंसिपल जानते ही होंगे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं ना, उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वही ज़्यादा प्रेशर होता है फिर भी वो बेंड नहीं करते हैं, तो ऐसे रिलेट करके याद कीजिए कि प्रिंसिपल राफ्टर बोला तो इस पर प्रेशर के लिए डिजाइन करते हैं और बेंडिंग मोमेंट के लिए। ओके, एक आया जनरली अ डबल अनइक्वल एंगल सेक्शंस विथ लॉग लिग्ड कनेक्टेड बैक टू बैक मोर सुटेबल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। अब कहेगा कि ग्रेजुअली डबल अनइक्वल एंगल सेक्शन जो होता है, डबल अनइक्वल सेक्शन विथ लॉग लिग्ड कनेक्टेड टू बैक, अगर बैक टू बैक कनेक्टर रहेगा तो किसके लिए सुटेबल होता है, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए। बैक टू बैक रहेगा कोई भी एंगल सेक्शन तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए सुटेबल होता है। ओके, इक्वावेस ड्रेनेज पर्पज से इसको हम, ड्रेनेज पर्पज से इसको हम यूज करते हैं इक्वावेस को। लोअर मोस्ट ऑफ द रूफ ट्रस, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोअर मोस्ट ऑफ रूफ ट्रस कौन होता है, इक्वावेस होता है। जैसे रूफ ट्रस पढ़ रहे हैं ना, तो रूफ ट्रस में सबसे नीचे वाला पॉइंट वही नीचे है, तब तो ड्रेनेज पर्पस यूज हो रहा है, सबसे निचला भाग है तो ड्रेनेज पर्पस यूज होता है इक्वावेस। तो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट कौन होता है, तो इक्वावेस होता है। ओके, अब आगे आते हैं क्या पॉइंट है। अब स्लोप, अगर स्लोप पूछेगा तो टू मल्टीपल पीच हो जाता है, टू मल्टीपल पीच हो जाता है, पिच टू मल्टीपल पिच हो जाता है, टू मल्टीपल पिच हो जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि रूप ट्रस जो होता है ना उसका स्लोप क्या होता है, रूप ट्रस का होता है टू मल्टीपल पिच होता है, रूप ट्रस का टू मल्टीपल पिच हो जाता है, क्या होता है, स्लोप टू मल्टीपल पिच हो जाता है। ओके, स्पेसिंग बिटवीन पर्लिन वेरीज फ्रॉम, तो 1.5 से 3 होगा ना तो L/3 से L/5। अब कन्फर्म कीजिए पहले, ऐसे नहीं।
अगर पर्लिन पढ़ रहे हैं तो पर्लिन के बीच का डिस्टेंस कैसे होता है, जैसे आप देखे होंगे कि रूफ ट्रस के लिए पर्लिन जो सीधा सीधा पाइप जैसा डालते हैं उसका स्पेस कितना होता है, तो जनरली आपको लिया जाए, सॉरी प्रैक्टिकली लिया जाए तो 1.5 से 3 मीटर होता है। 1.5 से 3 मीटर होता है प्रैक्टिकली में। प्रैक्टिकली में कितना होता है, 1.5 से 3 मीटर। नहीं तो L/5, L/3 से L/5, तो जैसे 1.5 से 3 याद रहेगा तो L/5 कर दीजिएगा, L/5 से, सॉरी L/3 कर दीजिए, 1.5 से 3 है तो 3 को वहीं ले जाइए, तो L/3 है तो L/5 कर दीजिए। ओके, समझ चुके होंगे आपके स्पेसिंग बिटवीन पर्लिन क्या होता है। स्पेसिंग बिटवीन पर्लिन, पर्लिन जो बना रहे हैं ना हम घर द्वार में जो पर्लिन लगाते हैं ना, तो उसका स्पेसिंग कितना होता है, प्रैक्टिकल ये देखिए तो 1.5 से 3 मीटर तक हो जाता है प्रैक्टिकल में, नहीं तो L/3 से L/5 हो जाता है। ओके, पिच ऑफ रूफ ट्रस इज डिपेंड ऑन रूफ कवरिंग मटेरियल। जो पिच हम पढ़े ना, तो पिच किस पे डिपेंड करता है, तो रूफ कवरिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है। आपसे पूछा जाएगा कि रूफ ट्रस का जो पिच होता है किस पर डिपेंड करता है, पिच, रूफ कवरिंग का जो पिच होता है किस पर डिपेंड करता है, रूफ ट्रस का कवरिंग किस पर डिपेंड करता है, कवरिंग वाला पिच किस पर डिपेंड करता है, तो पिच रूफ कवरिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है। ओके ना। रूफ कवरिंग मटेरियल जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट होता है, वो asbestos सीमेंट शीट होता है। गैल्वेनाइज्ड होता है वो asbestos शीट होता है। तो गैल्वेनाइज्ड कितना होता है, L/6, सॉरी 1 से लेकर 6 तक हो जाता है, asbestos L से 12 तक हो जाता है, 1 से 6 तक होता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट जो होता है गैल्वेनाइज्ड का 1 से 6 हो जाता है, और asbestos शीट जो होता है 1 से 12, asbestos शीट 1 से 12 हो जाता है, 1 से 6 हो जाता है। ओके, समझ चुके होंगे कि पिच ऑफ रूफ ट्रस डिपेंड किस पे करता है, पिच ऑफ रूफ ट्रस, जो पिच होता है रूफ ट्रस का, जो रूफ ट्रस अपना है उसका पिच होता है ना, किस पे डिपेंड करता है, रूफ कवरिंग मटेरियल पे। आपका पिच का जो रूफ ट्रस होता है ना, रूफ ट्रस और पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच ऑफ रूफ ट्रस। पिच होता है ना, पिच किस पे डिपेंड करता है, रूफ कवरिंग मटेरियल पे। 2 टाइप का होता है, एक गैल्वेनाइज्ड का हो जाता है, एक asbesto का, तो 1/1 × 6 होता है, 1 × 12 हो जाता है। ओके, स्पेसिंग पूछ दिया आपसे पर्लिन से, रिपीट कर रहे कि स्पेसिंग क्या होता है पर्लिन का, तो पर्लिन का 1.5 से 3 होता है स्पेसिंग, नहीं तो 1.5 से 3 होगा, नहीं तो पर्लिन का स्पेसिंग पूछिएगा तो 1.5 से 3 होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, L/3 से L/5 हो जाएगा। कंफर्म, 1.5 से 3 या तो फिर L/3 से L/5। ओके, अब बता ही दिए। अब आया इधर से विंड लोड, अगला पॉइंट है विंड लोड। तो विंड लोड का सबसे पहले IS कोड इंपॉर्टेंट है। तो विंड लोड होता है ना, जो हवा का लोड होता है उसे हम विंड लोड बोलते हैं, उसका सबसे पहले IS कोड इंपॉर्टेंट है। तो कितना है IS कोड, 875 है। कितना है IS कोड, कितना है 875 है। और पार्ट क्या है, थर्ड है। तो विंड लोड का पार्ट क्या है, थर्ड है विंड लोड का। तो विंड लोड का पार्ट बताइए हमसे कि विंड लोड का पार्ट क्या है, तो विंड लोड का पार्ट जो है थर्ड है। विंड लोड का पार्ट थर्ड में आता है, विंड हवा 30 में तो आएगा, विंड लोड का, विंड लोड वही भी W में थर्ड आ रहा है, डब्ल्यूएजेशन है, तो 875 होता है पहले विंड लोड का, 875 IS कोड में 875 होता है, और पार्ट थर्ड होता है। ओके, अब विंड कहते किसे हैं, when the air in motion with respect to surface is known as wind। तो हम विंड किसे कहते हैं, आप जानते हैं हवा चलता है तो उसे विंड तो नहीं कहते हैं, तो विंड किसे कहते हैं, अगर एयर मोशन में है और विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, तो अगर अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में है तो उसे हम विंड कहते हैं। समझ चुके होंगे आप कि विंड किसे कहते हैं। तो विंड हम किसे कहते हैं वो ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे विंड पढ़ रहे थे। तो विंड किसे कहते हैं, विंड हम उसे कहते हैं जो आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन में होता है ना, उसी को बोलते हैं विंड। अब आगे देखते हैं, फॉर डिजाइन पर्पस ऑफ एज्यूम डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। कह रहा है ना कि अगर विंड के लिए आपको डिजाइन करना है कोई भी स्ट्रक्चर के, तो अर्थ सरफेस से परपेंडिकुलर लेंगे। वही लिखा हुआ है कि डिजाइन पर्पस एज्यूम डायरेक्शन ऑफ विंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस का जो सरफेस है ना, अर्थ सरफेस का परपेंडिकुलर लिया जाता है। ओके ना, समझिए क्या मैंने बोला, डिजाइन पर्पस ऑफ एज्यूम डायरेक्शन ऑफ विंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस होता है ना, अर्थ सरफेस, उसे हम परपेंडिकुलर खड़ा परपेंडिकुलर लेते हैं, विंड के लिए डिजाइन करते हैं तो परपेंडिकुलर लेते हैं। विंड के लिए डिजाइन करेंगे तो क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेते हैं। ध्यान कीजिए परपेंडिकुलर कैसे लेंगे, हाँ इस तरह से सीधा अर्थ सरफेस से परपेंडिकुलर। अब आया विंड स्पीड, तो किससे मेजर करते हैं, तो एनीमोमीटर से करते हैं। एनीमोमीटर से विंड स्पीड किससे मेजर करते हैं, एनेमोमीटर से। विंड का स्पीड जो हवा का स्पीड कैसे मापते हैं, एनेमोमीटर से। एनीमोमीटर, विंड स्पीड, जो विंड जैसे हवा का तो कैसे बोलते हैं, अरे हवा आया भागो, तो उस तरह से सोचिए आप कि विंड उसमें लीन हो जाइए सोचकर कि विंड स्पीड बोला है ना, विंड स्पीड हवा का स्पीड, तो एनेमोमीटर से।
एनेमोमीटर कहाँ इंस्टॉल करते हैं? तो 10 से 30 मीटर पे इंस्टॉल करते हैं एनेमोमीटर को। विंड स्पीड को मापने के लिए 10 से 30 मीटर पे करते हैं इंस्टॉल। विंड स्पीड के लिए कितना करते हैं? 10 से 30 मीटर पे, 10 से लेकर 30 मीटर से लाइट मतलब इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड हाइट कितना होता है? 10 मीटर ही होता है। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए एनेमोमीटर को 10 से 30 मीटर पे इंस्टॉल करते हैं। स्टैंडर्ड हाइट 10 मीटर होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। विंड स्पीड अगर मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए, विंड का जो स्पीड है, हवा का जो स्पीड है, मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो उसे बोलते हैं हम वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, या तो बोलते हैं साइक्लोन, या तो बोलते हैं स्टॉर्म। कितना से? अगर विंड का स्पीड जो हवा चल रहा है उसका विंड का स्पीड अगर मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तो उसे वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कहेंगे, या तो साइक्लोन बोलेंगे, या तो स्टॉर्म बोलेंगे। ओके, समझ चुके होंगे बिल्कुल। तब विंड स्पीड, देखिए विंड स्पीड की बात कर रहा है। अगर विंड स्पीड मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तो उसे वेरी स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे कितना से? 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाता है स्पीड तो उसे हम स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे, या तो फिर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग सिर्फ नहीं बोलते हैं, 80 से ज़्यादा होता है वेरी स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, उसे साइक्लोन बोलते हैं, या तो स्टॉर्म बोलते हैं। ओके, जैसे देखिए यही है। जो स्ट्रॉम आता है ना तो उसमें सेंटर ऑफ प्रेशर कम होता है, आउटर मोस्ट पर सेंटर पर प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है, आउटर मोस्ट पर हाई हो जाता है। तो वही आउटर मोस्ट पे हाई प्रेशर होता है, सेंटर पे कम होता है। ये बात आप याद रखिए कि स्ट्रॉम आता है या तो हाई प्रेशर ऑफ विंड आता है तो उसका सेंटर पे कम जाता है प्रेशर, वो औंठी ज़्यादा होता है। ओके, औंठी वाला हो जाता है ना, उस पर हाई प्रेशर होता है, औंठी औंठी हाई प्रेशर होता है, बीचे में कम जाता है। ओके, समझ चुके होंगे आप कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर आपको औंठी औंठी ज़्यादा होता है, औंठी में प्रेशर ज़्यादा होता है, सेंटर पे कम जाता है। विंड ग्रेडियंट किसके कहते हैं? तो विंड ग्रेडियंट डायरेक्ट बता रहा है, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है तो उस पर जो प्रेशर जो वैरी करता है ना आपको विंड का, तो उसी को हम विंड ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे देखिए वेरिएशन ऑफ द विंड स्पीड बोल रहा है, प्रेशर नहीं बोल रहा है, विंड स्पीड बोल रहा है। विंड ग्रेडियंट में हम विंड प्रेशर की बात नहीं करेंगे भाई, वहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे। अगर बाय द वेरिएशन ऑफ द विंड स्पीड ऑन द स्ट्रक्चर इज नोन एज विंड ग्रेडियंट। तो विंड ग्रेडियंट किसे कहते हैं? विंड ग्रेडियंट, विंड का, हवा का ग्रेडियंट। जब स्ट्रक्चर में कहीं भी स्ट्रक्चर देखें ना तो स्ट्रक्चर में विंड का जो स्पीड है वेरिएशन करता है ना, उसी को बोलते हैं विंड ग्रेडियंट। जैसे ग्रेडियंट में ढाल भी होता है तो उसी तरह से अगर बाय द वे विंड जो होता है ना उसका अगर आपका एथी वेरी करेगा स्पीड तो उसे विंड ग्रेडियंट कहेंगे। वेस्ट विंड स्पीड क्या होता है? बेस विंड स्पीड के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। वेस्ट विंड स्पीड इज अप्लीकेबल फॉर विंड स्पीड इज हाई ऑफ 10 मीटर एभव ग्राउंड लेवल। कहने का मतलब है ना कि बेस विंड इज अप्लीकेबल फॉर विंड स्पीड एट द हाइट ऑफ 10 मीटर एभव द ग्राउंड लेवल। कहने का मतलब है ना कि बेस विंड स्पीड जो होता है ना अप्लीकेबल होता है 10 मीटर हाइट पे। तो आपसे पूछ सकता है आपको कि वेस्ट विंड स्पीड जो होता है, विंड स्पीड नहीं, वेस्ट विंड स्पीड, तो 10 मीटर के हाइट पे अप्लीकेबल होता है। ओके, अब आया बेसिक विंड स्पीड, एवरेज ऑफ द गसट माने हवा का झोंका, डिफरेंट टाइम इंटरवल 3 सेकेंड जाता है। बेसिक विंड स्पीड जो होता है ना उसका एवरेज टाइम इंटरवल कितना होता है? बेसिक विंड स्पीड का 3 सेकेंड होता है। बेसिक विंड स्पीड डिटरमाइंड 50 ईयर्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिटर्न पीरियड, कितना दिन के हम बेसिक विंड स्पीड हम लेते हैं रिटर्न पीरियड में? बेसिक विंड स्पीड, बेसिक हम सब नहीं बोले हैं, बेसिक विंड स्पीड बोलते हैं 50 साल के लिए लेते हैं। ठीक है ना। इंडियन के हिसाब से आपको इंडिया डिवाइडेड 6 विंड जोन, इंडिया जो अपना है 6 विंड जोन में डिवाइड किया है, 6 विंड जोन में। तो अपना रांची और बंगलौर कहाँ आता है? तो सेकेंड विंड जोन में आता है। तो याद रखिएगा कि अपना रांची जो है सो और बंगलोर जो है सो, रांची और बंगलोर सेकेंड विंड जोन में आता है। थर्ड में कौन आता है? जयपुर। अपना खुद का पटना फोर्थ में आ जाता है। तो आप याद रखिए कि विंड जोन क्या है? पटना का फोर्थ है, जयपुर का, पटना का, जयपुर का याद रख लीजिए। पटना का कितना हो जाता है? फोर्थ, जयपुर का 3, और बंगलौर बंगलौर रांची और बंगलौर का सेकेंड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है पॉइंट? ये फार्मूला पूछा गया है, डिजाइन विंड प्रेशर। डिजाइन विंड प्रेशर क्या होता है वो पूछा गया है। तो पहले तो डिजाइन विंड प्रेशर को पी जेड से सूचित करते हैं, जैसे डिजाइन विंड प्रेशर जो है ना, डिजाइन विंड प्रेशर उसको हम सूचित करते हैं पी जेड से। डिजाइन जैसे विंड पढ़ रहे हैं ना तो उसके लिए डिजाइन करने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो पहले पी जेड बराबर होता है डिजाइन विंड के लिए, पी जेड बराबर। ओके, ओ फार्मूला होता है 0.6 वी जेड का होल स्क्वायर न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, 0.6 वी जेड का होल स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी जेड का होल स्क्वायर। तो आप याद कीजिए कि आपको डिजाइन विंड प्रेशर होता है ना, डिजाइन का जो विंड प्रेशर होता है उसके लिए डिजाइन करते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, विंड, वही डब्ल्यू से विंड, वैसे तो देखिए 0.6 है फार्मूला में, 0.6 से, तो डब्ल्यू जैसा तो यहाँ आ रहा है, तो विंड के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो वही 0.6 जो डब्ल्यू ही जैसा है, तो 0.6 वी जेड का होल स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.6 से वहाँ पे लिखिए 0.6 से वी जेड का होल स्क्वायर। डिजाइन में बात कर रहे हैं, डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर, डिजाइन ऑफ विंड प्रेशर, विंड प्रेशर का डिजाइन बोल रहे हैं, विंड जो होता है ना हवा, उसका प्रेशर, तो डब्ल्यू जैसा है ना 0.6 है, और वी जेड का होल स्क्वायर 0.6, आंख बंद करके ध्यान लगाइए, 0.6 वी जेड के होल स्क्वायर। और इसे डायरेक्ट पूछा जाए तो विंड प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी जेड के होल स्क्वायर का। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किसका प्रोपोर्शनल होता है, तो पी जो होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी जेड के होल स्क्वायर का। ओके, वी की जगह पर कुछ और हो सकता है वहाँ पे। अब देखिए एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है और इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है ना वो स्लोप पर डिपेंड करता है, स्लोप ऑफ रूफ पर। अब इंटरनल जो होता है ना परसेंटेज ऑफ ओपनिंग पर डिपेंड करता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि एक्सटर्नल जो होता है ना प्रेशर ऑफ कोफिशिएंट किस पर डिपेंड करता है, जो विंड का जो होता है ना विंड लोड है वो एक्सटर्नल किस पर डिपेंड करता है, स्लोप पे, और इंटरनल ओपनिंग ऑफ वाल्व पे। ओके, काहे को ओपन वाल्व रहेगा तभी ना प्रेशर अंदर आएगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि अगर नॉर्मल बात है, इधर परमेबिलिटी, नॉर्मल परमेबिलिटी है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज है। अगर बाई द वे ओपनिंग 5% है तो कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर इंटरनली क्या होगा, फिर 5 से 20% है और 20 से ज़्यादा है, तो याद कीजिए 5% है, 5 से 20% है और 20% से ज़्यादा है, तो इंटरनली कितना हो जाता है प्रेशर, प्रेशर कितना हो जाता है, प्रेशर ±0.2 ±0.5 ±0.7। ओके, तो समझ चुके होंगे 5% रहेगा तो ओपनिंग, अगर 5% है तो क्या होगा, ±2% हो जाएगा, फिर ±0.2% और 0.5% 0.7%। ध्यान दीजिए 5% रहा तो, 5 से 20% रहा तो, अगर मोर देन 20%, 5%, 5 से 20%, अगर मोर देन 20% तो क्या हो जाएगा, ±0.2, ±0.2 हो जाएगा 5% के लिए। 5 से 20% के लिए क्या हो जाएगा, +5 से 20 है ना, तो वहाँ 2 रखें 5 के लिए, तो अब देखिए 5 से 20 है तो ±5 आ जाता है, और 20 से ज़्यादा है तो ±7 आ जाता है। 0.7 होता है, 0.5 आता है, 0.2 आता है, ±0.2 ±0.5 ±0.7, प्लस माइनस क्या 0.2 प्लस माइनस क्या 0.5 प्लस माइनस क्या 0.7। कब 5% ओपनिंग रहा तो, 5 से 20% रहा तो, मोर देन 20% रहा तो। ओके, इस तरह से डील कीजिएगा तब समझ में आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके ना, तो देखिए स्नो लोड अब आया, तो स्नो लोड के बारे में जानिए, इसका IS कोड क्या है, वही 875 होगा, लेकिन पार्ट इसका 4 हो जाएगा। स्नो लोड का, स्नो जो होता है ना बर्फ वगैरह स्नो गिरता है ना, उसका क्या होता है IS कोड 875 होता है, पार्ट 4 हो जाता है। ओके, हम कितना कंसीडर करके चलते हैं, स्नो लोड को 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इतना हम स्नो लोड को करते हैं, 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इतना हम कंसीडर करते हैं स्नो लोड का। जो स्नो लोड का कितना कंसीडर करते हैं, स्नो लोड का 2.5%। स्नो लोड कितना कंसीडर करते हैं, 2.5% किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 2.5% केजी है यार, स्नो लोड है ना तो केजी में है, 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, इफ स्लोप ऑफ रूफ ट्रस मोर देन 50 डिग्री स्नो लोड इज कंसिडर। कहने की मतलब है कि स्नो लोड हम कब कंसिडर करते हैं, अगर स्लोप ऑफ रूफ ट्रस मोर देन 50 डिग्री है तब स्नो लोड को हम कंसिडर करेंगे। तो आपको याद रखना होगा कि स्नो लोड को हम कब कंसिडर करते हैं, स्नो लोड का तो एज जैसा नहीं 5 है, तो इसलिए 50 डिग्री से ज़्यादा होगा स्लोप तभी हम स्नो लोड को कंसिडर करेंगे। और जो ऐसे कंसिडर कितना करते हैं, तो 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, कितना कंसिडर करते हैं 2.5%, 2.5% kg मीटर पर सेंटीमीटर, 2.5% वहाँ पे लिखे ना, बिल्कुल लिखे यहाँ पे 2.5% kg पर मीटर पर सेंटीमीटर, ये होता है स्नो लोड। अगर बाय द वे स्नो लोड है तो अगर स्लोप ऑफ रूफ मोर देन 50 डिग्री होगा देन स्नो लोड इज कंसिडर। स्नो लोड कब कंसिडर करते हैं, स्नो लोड है ना मोर देन 50 रहेगा तब कंसिडर करते हैं। ठीक है, अर्थ क्यूबिक लोड 1893 आता है IS कोड, तो आपको IS कोड याद रखना था, जो अर्थ क्यूबिक आता है ना भूकंप, उसका 1893 होता है IS कोड। ओके, याद हो चुका होगा भूकंप 1893।
भूकंप 1893, ध्यान लगा लीजिए 1893 को। ओके, अब आगे देखिए, उसके हिसाब से 4 गो जोन है अपना। ओके, विंड कुछ बोलते हैं अर्थक्वेक के लिए 4 गो जोन है, ठीक है ना। अब देखिए 4 गो जोन सिर्फ याद रखिएगा, अर्थक्वेक का, और विंड के लिए 6 गो था। डिजाइन मेथड ऑफ रूफ ट्रस स्टील मेंबर। अब डिजाइन मेथड बताइए कि डिजाइन मेथड ऑफ रूफ ट्रस, जो रूफ ट्रस आपका है ना छत, उसका डिजाइन मेथड ऑफ स्टील मेंबर। तो पहले हुआ सिंपल डिजाइन मेथड, फिर हुआ सेमी रिजिड मेथड, और फिर हुआ फुल्ली रिजिड मेथड। तो आप देखिए तीनों मेथड क्या है। सिंपल रिजिड मेथड जो होता है ना, इलास्टिक मेथड होता है। ओके, इलास्टिक मेथड होता है हिंज डिजाइन द पिन ज्वाइंट। अब बोला ना कि पिन ज्वाइंट के लिए, सिंपल जो होता है पिन ज्वाइंट के लिए होता है, सिंपल डिजाइन मेथड जो होता है पिन ज्वाइंट के लिए होता है। ओके, नो मोमेंट ट्रांसफर थ्रो इट, इससे मोमेंट ट्रांसफर नहीं करते हैं, कहा है कि पिन ज्वाइंट है। फ्लेक्सिबल ज्वाइंट होता है, अन इकोनॉमिकल होता है। तो सिंपल वाला वही हो गया कि पिन ज्वाइंट होगा, मोमेंट को ट्रांसफर नहीं करेगा, अन इकोनॉमिकल होगा। सेमी रिजिड कहेगा तो इसमें पार्शियल फिक्स्ड हो जाएगा, और रिड्यूस द मोमेंट ऑफ ड्यू टू पार्शियली ट्रांसपोर्टेड मोमेंट अदर मेंबर इकोनॉमिकल हो जाता है। कहने का मतलब सेमी रिजिड है ना, कुछ मतलब रिजिड होगा, इसकी वजह से मोमेंट को ट्रांसफर करेगा, इकोनॉमिकल भी होगा। फुली रिजिड, ये जो है फुल्ली रिजिड बीम होगा, और वो पूरे मोमेंट को ट्रांसफर करेगा। ओके ना, कंप्लीट ट्रांसफर द मोमेंट ऑफ इन ग्रेटेस्ट रिजिडिटी ऑफ द इकोनॉमिकल। ओके ना, एट लेस हेंस कंसंट्रेशन कॉस्ट। यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट है, इफ थिकनेस ऑफ लेस देन लेंथ, थिकनेस ऑफ लेस देन लेंथ और विड्थ, माने थिकनेस जो होता है कम है, अगर लेंथ से और विड्थ से, थिकनेस लेंथ और विड्थ से कम है तो उसको हम 2 डायमेंशनल मेंबर कहेंगे। ओके, आगे आता है आपका टाइप ऑफ रूफ ट्रस। तो रूफ ट्रस का टाइप पूछ रहा है आपसे, तो देखिए कितने टाइप के रूफ ट्रस होते हैं। पहले है स्लोप रूफ ट्रस, सुटेबल फॉर मोर देन 6 मीटर। कहने का मतलब है जो स्लोप रूफ ट्रस होता है ना, और मोर देन 6 मीटर के लिए सुटेबल होता है। ये बात अब ध्यान लगाइए कि ये जो स्लोप रूफ ट्रस है तो कितने के लिए सूटेबल होता है, अगर स्पान ओकरा मोर देन 6 मीटर होता है ना, तो उसके लिए स्लोप रूफ ट्रस होता है। तो आपको ये बात याद करना पड़ेगा कि स्लोप रूफ ट्रस जो होता है ना, रूफ ट्रस जानते होंगे, तो स्लोप रूफ ट्रस कितने के लिए सूटेबल होता है, तो मोर देन 6 मीटर के लिए स्लोप रूफ ट्रस। स्लोप ढाल मतलब मोर देन 6 मीटर के लिए है। ओके, अब आया किंग पोस्ट ट्रस। अब आता है किंग पोस्ट, और फिर एक आता है क्वीन पोस्ट ट्रस। ये दोनों को अच्छे से देखिएगा, किंग है, एक राजा है, एक रानी है। तो किंग पोस्ट ट्रस क्या है और क्वीन पोस्ट ट्रस क्या है, दोनों को बताते हैं। तो वर्टिकल मेंबर जो होता है ना किंग पोस्ट में, देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, जो वर्टिकल मेंबर जो खड़ा है तो किंग पोस्ट है, खड़ा है पूरा टाइट है बेचारा, तो किंग है, वो राजा है। तो वही कर रहे हैं कि वर्टिकल मेंबर जो होता है ना किंग पोस्ट में, किंग पोस्ट में जो वर्टिकल होता है मेंबर होता है, उसी को बोलते हैं किंग पोस्ट। जो वर्टिकल मेंबर होता है सो किंग पोस्ट में वर्टिकल मेंबर किंग पोस्ट हो जाएगा। ओके, इंक्लाइन मेंबर तो स्टर्ट कहते हैं, देखिए दर्शाया हुआ है, जो टेढ़ा से इंक्लाइन होता है ना उसे स्टर्ट कहते हैं। स्टर्ट टेढ़ा है, स्टर्ट होता है। ओके, इंक्लाइन मेंबर को स्टर्ट कहते हैं। टाई मेंबर को हम टेंशन मेंबर कहते हैं। ओके, पर्पस ऑफ किंग पोस्ट, जो किंग पोस्ट प्रोवाइड किए हैं उसमें क्या पर्पस है, तो प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ टाई मेंबर। सैगिंग जो होता है ना टाई मेंबर में, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम किंग पोस्ट को रोक प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ टाई मेंबर, जो टाई मेंबर होता है ना उसको सैगिंग को रोकने के लिए, सैगिंग ऑफ टाई मैंने पर्पस ऑफ किंग पोस्ट प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ टाई बीम। सैगिंग ऑफ टाई बीम मैंने टाई बीम जो होता है ना उसमें जो सैगिंग होता है ना उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम किंग पोस्ट को प्रोवाइड करते हैं। जो किंग पोस्ट वहाँ पे है ना लगा हुआ, तो किंग पोस्ट को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो सैगिंग ऑफ टाई मेंबर को रोकने के लिए किंग पोस्ट। वहीं पे किंग पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो किंग पोस्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, किंग पोस्ट तो प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ टाई बीम। सैगिंग जो टाई बीम में सैगिंग जो होता है ना उसको रोकने के लिए हम किंग पोस्ट को प्रोवाइड करते हैं। अब आया क्वीन पोस्ट, आप समझ चुके होंगे सैगिंग को रोकने के लिए किंग पोस्ट होता है। अब आया वही क्वीन पोस्ट, तो इसमें हॉरिजॉन्टल मेंबर, इसमें जो क्वीन पोस्ट है ना, क्वीन जो रानी है, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, अस्ट्रेनिंग कहते हैं। आई मीन क्वीन पोस्ट में जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसे हम अस्ट्रेनिंग कहते हैं। स्टेट होगा सीधा हॉरिजॉन्टल, तो स्ट्रेनिंग स्टेट है तो स्ट्रेनिंग मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम स्ट्रेनिंग कहते हैं। वर्टिकल मेंबर को क्या बोलते हैं, क्वीन पोस्ट। वर्टिकल मेंबर को, जैसे उसमें वर्टिकल मेंबर को क्या बोलते हैं, बोलते हैं किंग पोस्ट। इस तरह से क्वीन में वर्टिकल मेंबर को बोलेंगे क्वीन पोस्ट। ओके, इंक्लाइंड मेंबर को स्टर्ट कहते हैं, उसमें भी इंक्लाइंड को स्टर्ट कहते हैं, इसमें इंक्लाइंड को स्टर्ट कहेंगे। ओके, अब आगे देखिए कुछ कुछ अच्छे पॉइंट है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। अब आया गैंट्री ग्राइडर। इससे क्वेश्चन बनते हैं गैंट्री ग्राइडर से। तो गैंट्री ग्राइडर किसके लिए यूज करते हैं वो ध्यान दीजिए आप। इंट्रोडक्शन पहले देखिए इसका। गैंट्री ग्राइडर और क्रेन ग्राइडर डिजाइन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग एंड लेटरल ट्रस। इसके लिए हम डिजाइन करते हैं। ओके, उससे पहले 1 मिनट होल्ड कीजिए। देखिए, तो अपना न्यू टॉपिक क्या था? गैंट्री ग्राइडर। तो गैंट्री ग्राइडर को हम इंट्रोडक्शन को स्टडी कर रहे थे, तो देखिए वही इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन? गैंट्री ग्राइडर और क्रेन ग्राइडर डिजाइन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग और लेटरल थ्रस्ट। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आप गैंट्री ग्राइडर को किसके लिए मतलब डिजाइन करते हैं? तो लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग के लिए, ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए और लेटरल थ्रस्ट के लिए। लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग क्यों? क्योंकि एक जगह से सामान को उठा के दूसरे जगह ले जाता है। तो किसके लिए करते हैं गैंट्री ग्राइडर को? तो लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग के लिए और ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए, या तो फिर लेटरल थ्रस्ट के लिए डिजाइन करते हैं। किसके किसके लिए? लॉन्गिट्यूडिनल लोडिंग के लिए, ओके, फिर हुआ ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए, ओके, फिर लेटरल थ्रस्ट के लिए। ये सब के लिए हम डिजाइन करते हैं गैंट्री ग्राइडर को। आगे आता है, कुछ पॉइंट हैं। देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ टॉर्जन इन द सेक्शन ड्यू टू मोमेंट ऑफ हैवी लोडिंग। मैंने कुछ हैवी लोडिंग के कारण इसमें कुछ टॉर्जन आता है, ओके ना। हेंस इम्पैक्ट फैक्टर यूज्ड कन्वर्ट द डायनामिक लोडिंग इन स्टैटिक लोडिंग। अब कहने का मतलब है कि आपका जो गैंट्री ग्राइडर है उसमें कुछ ज़्यादा लोड को ट्रांसफ़र करने से उसमें टॉर्जन आता है। तो टॉर्जन को ले रोकने के लिए हम इम्पैक्ट फैक्टर का यूज करते हैं। जो इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है डायनामिक लोडिंग को स्टैटिक लोडिंग में कन्वर्ट करता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि कुछ उसमें आता है टॉर्जन, तो टॉर्जन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? तो इम्पैक्ट फैक्टर का यूज करते हैं। वो इम्पैक्ट फैक्टर आपको डायनेमिक लोडिंग का जो हिलते डुलते लोडिंग रहता है उसे रोक कर स्टैटिक लोडिंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये हुआ इम्पैक्ट फैक्टर। तब हम इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लिए। तो अब देखिए कि इम्पैक्ट फैक्टर कितना कितना यूज करते हैं। तो वही, अगर बाय द वे फॉर मैनुअली ऑपरेट, अगर बाय द वे गैंट्री ग्राइडर को या तो क्रेन को हम मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें इम्पैक्ट फैक्टर हम 10% लेंगे। आप समझ चुके होंगे कि अगर बाय द वे गैंट्री ग्राइडर को मैनुअली ऑपरेट करेगा, आई मीन कोई आदमी ऑपरेट करेगा, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर 10% हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकली माने इलेक्ट्रिक माने करंट से माने मशीन से चलेगा वो, तो 25% होगा इम्पैक्ट फैक्टर। तो दोनों समझिए, मैनुअली ऑपरेट करेगा तो 10%, अगर बाय द वे इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होगा तो 25%। 10%, 25%। 10 कब? मैनुअली में, और 25 कब? जब इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होगा तो 25%। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट है यहाँ पे देखिए, डिजाइन ऑफ गैंट्री ग्राइडर में तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसी को स्टडी करेंगे। इसका जो था परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो होता है ना गैंट्री ग्राइडर का, वो पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। जब सॉल्यूशन के टाइम मैंने भी देखा इसको कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो होता है गैंट्री ग्राइडर में, जो गैंट्री ग्राइडर अभी पढ़े ना उसका परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है? अगर मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन L/500 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल क्रेन कैपेसिटी अप टू 500 किलोमीटर, अगर कोई इलेक्ट्रिकल क्रेन है उसका कैपेसिटी अप टू 500 है, तो उसका क्या होगा परमिसिबल डिफ्लेक्शन? था L/750। अगर इलेक्ट्रिकली क्रेन कैपेसिटी एबव द 500 किलोमीटर, अगर एबव द 500 किलोमीटर है क्रेन का कैपेसिटी, तो उसका क्या हो जाएगा परमिसिबल डिफ्लेक्शन? तो L/1000 हो जाएगा। ओके, तो समझ चुके होंगे। पहले क्या बोले कि मैनुअली ऑपरेट करेंगे तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन L/500 हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर रहे हैं उसका अगर वेट का कैपेसिटी मोर देन 500 है तो उसका L/750 हो जाएगा। ओके, अगर वही इलेक्ट्रिकल क्रेन कैपेसिटी एबव द 500 किलोमीटर, एबव द 500 किलोमीटर है उसका कैपेसिटी, एबव द 500 किलोमीटर है, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? तो L/1000। ओके, तो आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है अपना, देखिए पॉइंट को डील करते हैं। आपका पॉइंट है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सपोर्ट क्रेन। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सपोर्ट क्रेन, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है ना सपोर्ट क्रेन में, उसको कह रहा है। तो 10 mm होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सपोर्ट क्रेन, जो सपोर्ट क्रेन होता है उसके बीच का बोल रहा है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 10 mm होता है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं क्लीट एंगल। तो क्लीट एंगल क्या होता है उसको डिस्कस कीजिए। क्लीट एंगल इज प्रोवाइड माने क्लीट एंगल आर प्रोवाइड टू मेक हिंज कंटिन्यूअस एंड पार्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ।
आई मीन कहने का मतलब कि हिंज कनेक्शन जो होता है ना वहाँ पे क्लीट एंगल का यूज करते हैं। तो डायरेक्टली आपको यही याद रखना होगा क्लीट एंगल के बारे में कि ये हिंज कनेक्शन होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके ना, क्लीट एंगल हिंज होता है। ओके, अब आइए क्या पॉइंट है। हाँ, तो आपको यही कह रहा है ना कि जो क्लीट एंगल जो होता है ना वो लोड को 50% ट्रांसफर कर देता है। ऐसे आप पूरे को देख लीजिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि जो डिजाइन करते हैं ना तो किसके लिए करते हैं, लेसिंग और बेटन। पीछे पढ़ चुके हैं लेसिंग और बेटन, तो आप डायरेक्ट याद रखिए लेसिंग बेटन में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और पीछे हम बता भी चुके हैं कि लेसिंग और बेटन जो होता है ना तो एक्सियल लोड के या तो कॉलम का लोड का जो होता है ना उसको 2.5% ट्रांसफर करता है। कितना, एक्सियल लोड का या तो कॉलम का लोड का लेसिंग या बेटन 2.5% ट्रांसफर करता है। कंफर्म। आगे स्प्लाइस प्लेट, ये 50%। स्प्लाइस प्लेट याद कीजिए, जो किसी को होल्ड करके रखने में करता था काम, जोड़ने का 50%। क्लीट एंगल हिंज कनेक्शन 50%। गैसेट प्लेट जो एंगल सेक्शन को अटैच करता था 50%। तो सिर्फ लेसिंग और बेटन 2.5%, बाकी सारे के सारे 50%। ओके, अब आया प्राइमरी इफेक्ट ड्यू टू विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। तो प्राइमरी इफेक्ट किसको बोलते हैं ये पहले याद रहेगा, तब आपको क्वेश्चन बनेगा। तो प्राइमरी इफेक्ट जब विंड लोड होता है सो, अर्थक्वेक लोड होता है सो, उसको बोलते हैं प्राइमरी इफेक्ट। अब बाकी भगवान जाने क्या होता है, लेकिन जो विंड लोड होता है सो और अर्थक्वेक लोड होता है सो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इफेक्ट। तो वही कह रहा है कि अगर बाई द वे प्राइमरी इफेक्ट के चलते ड्यू टू विंड लोड या तो अर्थक्वेक लोड या तो फिर प्राइमरी इफेक्ट को हम रिवर्सल लोड भी कहते हैं, तो वही कह रहा है कि परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा ये सब के चलते, प्राइमरी इफेक्ट के चलते। तो है ड्यू टू विंड लोड अर्थक्वेक लोड, आपका परमिसिबल स्ट्रेस किस में, बीम में, कॉलम में, स्लैब में, फाउंडेशन में। इस सब में बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन में परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, तो रिवर्सल लोडिंग के चलते, विंड लोड के चलते, अर्थक्वेक लोड के चलते कितना होगा, बीम में, कॉलम में, स्लैब में परमिसिबल स्ट्रेस तो 33.33% हो जाएगा। कब, जब प्राइमरी इफेक्ट आएगा तो कौन, विंड लोड, रिवर्सल लोड ये सब आएगा तो आपका बीम में, कॉलम में, तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है 33.33%। वही कहेगा कि ड्यू टू रिवर्सल लोड, लेकिन उसमें बीम, कॉलम, स्लैब नहीं आएगा, उसमें आएगा बोल्ट, रिवेट, वेल्डिंग, कनेक्शन ये सब आएगा, तो उसमें परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, तो 25%। दोनों पॉइंट को डील कीजिए अच्छे से, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें ये पॉइंट डील करना है कि अगर बाय द प्राइमरी इफेक्ट या तो उसी को बोलता है विंड लोड या तो अर्थक्वेक या उसी को बोलता है रिवर्सल लोड, अगर ये आपको बीम में, कॉलम में, स्लैब में आता है, इस सब में आता है, तो आपका परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो 33.33%। अगर यही रिवर्सल लोड, विंड लोड या तो प्राइमरी इफेक्ट अगर बाय द वे आ जाता है आपको ज्वाइंट में, वेल्ड में, रिविट में, तो क्या होगा आपको परमिसिबल स्ट्रेस, तो 25% हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट कहते किससे हैं, जो आपको फ्रैक्शन, टेम्परेचर के चलते, एक्सपेंशन के चलते या तो श्रिंकेज के चलते, ये सब के चलते जो आता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट किस, जो टेम्परेचर के चलते, श्रिंकेज के चलते, ये सब के चलते आता है ना, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। चाहे तो ये भी कह सकते हैं विदाउट विंड लोड या तो अर्थक्वेक लोड। तो विदाउट विंड लोड और अर्थक्वेक लोड जो प्रॉब्लम आएगा उसे हम सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं। तो इसका परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा सेकेंडरी इफेक्ट का, वही बीम में, कॉलम में, स्लैब में, या तो फिर क्या बोलते हैं वही कनेक्शन, वोल्टेड, रिवेटेड, ये सब कनेक्शन में। तो पहले आप देख लीजिए कि बीम, कॉलम, स्लैब में कितना आता है, तो 25%। कोड सेकेंडरी इफेक्ट के लिए, सेकेंडरी इफेक्ट कौन क्या होता है, सेकेंडरी इफेक्ट हो जाता है आपका ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर के चलते, श्रिंकेज के चलते, ये सब जो आता है ना उसको सेकेंडरी इफेक्ट में आता है। तो बीम में, कॉलम में, स्लैब में कितना 25%, और वही सेम डाटा 25% हो जाता है आपको रिविट में, वोल्ट में, ये सब में 25% हो जाता है। ये सेम होता है दोनों सेकेंडरी इफेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन आपको सर बताएं कि कैसे घुमा कर पूछता है वो जान लीजिए। तो देखिए यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंडरी इफेक्ट विंड विथ विंड लोड। अब कह रहा है सेकेंडरी इफेक्ट आ रहा है विथ विंड लोड, तो सेकेंडरी इफेक्ट तो बोल दिया, लेकिन आप उसी को देख के आंसर मत मारिए। सेकेंडरी इफेक्ट बोला उससे मतलब मत रखिए। अगर सेकेंडरी इफेक्ट बोल दिया है लेकिन आगे देखिए विथ विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, तो आपको सेकेंडरी इफेक्ट बोला उससे मतलब नहीं है। खास पॉइंट ये ध्यान देना है कि विंड लोड बोला है या विंड लोड या अर्थक्वेक नहीं बोला है। अगर विथ विंड लोड अर्थक्वेक लोड बोल दिया तो हमको अर्थक्वेक और रिवर्सल लोडिंग से हमको मतलब है। तो विथ विंड लोड अर्थक्वेक लोड बोल दिया तो विंड लोड अर्थक्वेक लोड पर ही ध्यान देना है, बाकी प्राइमरी के सेकेंडरी के उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं, तो हम ध्यान देंगे विंड लोड इफेक्ट या तो फिर अर्थक्वेक लोड इफेक्ट। तो उसके चलते क्या होगा परमिसिबल स्ट्रेस, तो विंड लोड वाला 33.33%, और वही बीम में, कॉलम में आ गया, और आ गया वही आ गया कनेक्शन वगैरह में तो 25%। वही कहा देगा प्राइमरी इफेक्ट विदाउट विंड लोड अर्थक्वेक लोड।
और विदाउट कह दिया, तो प्राइमरी रिफ्लेक्स हमको मतलब नहीं है, पहले ही बता दिए प्राइमरी का है सेकेंडरी का कोई मतलब नहीं है। हमको बोलना है कि विंड लोड या तो रिवर्सल लोड या तो अर्थक्वेक लोड को कंसिडर किया या नहीं, तो नहीं कंसिडर किया है, विदाउट बोला है सेकंड पॉइंट। तो उसमें क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस वही बीम के लिए, कॉलम के लिए, स्लैब के लिए 25% और कनेक्शन वगैरह के लिए भी 25%। ओके, अब आया बेस प्लेट। तो बेस प्लेट वही नीचे फाउंडेशन में पहुंच चुके हैं हम। तो बेस प्लेट जो होता है ना, उसका फाउंडेशन में जा रहे हैं, तो उसका परमिसिबल टेंशन ऑफ द वोल्ट। तो आपसे पूछेगा कि बेस प्लेट जो होता है ना, उसमें परमिसिबल टेंशन क्या होता है वोल्ट का। तो बेस प्लेट नीचे का प्लेट, बेस प्लेट में परमिसिबल, परमिसिबल जो होता है ना टेंशन वोल्ट का कितना होता है, तो हो जाता है 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। बेस प्लेट का परमिसिबल टेंशन ऑफ वोल्ट कितना होता है, 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। बेस प्लेट का जो बेस होता है नीचे का ना, उसी का बोल रहा है, वोल्टवा का बोल रहा है, तो 120 होता है वोल्टवा का, 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ओके, आगे क्या पॉइंट है उसको डील करते हैं। अब बेस प्लेट क्या होता है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। इट इज यूज टू ट्रांसफर द कॉलम लोड, बीम जो होता है उसके बाद कॉलम लोड कंक्रीट फाउंडेशन पे, वही को हम बेस प्लेट बोलते हैं। तो बेस प्लेट किसको बोलते हैं, ये जो होता है ना, क्या होता है आई डोंट नो, और उसको क्या होता है वो जानना भी नहीं है आपको, सिर्फ ये जानना है ना कि ये जो होता है ना कॉलम को लोड को ट्रांसफर करता है कंक्रीट फाउंडेशन पे। जो कंक्रीट का जो फाउंडेशन होता है ना, उस पर ट्रांसफर करने का काम करता है कौन, तो बेस प्लेट। कॉलम को लोड को ट्रांसफर करता है बेस प्लेट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है आगे है स्लैब बेस प्लेट। वही बेस प्लेट बोले ना, तो स्लैब बेस प्लेट क्या होता है, इट इज प्रोवाइड फॉर द एक्सियल लोड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट। एक्सियल लोड के लिए होता है स्लैब बेस प्लेट जो होता है ना, बीम कॉलम स्लैब, स्लैब बेस प्लेट जो होता है ना, वो आपका एक्सियल लोड और स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट के लिए होता है। स्लैब बेस प्लेट, स्लैब बेस प्लेट एक्सियल लोड के लिए होता है, स्लैब बेस प्लेट एक्सियल लोड के लिए होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट एक्सियल लोड के लिए होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ बेस प्लेट। चलिए पहले देखिए बेस प्लेट में को नट था, उसका 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंशन था। अब वही कह रहा है कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट। तो बेस प्लेट में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है, तो 185 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कितना, 185 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट। बेस प्लेट पढ़ रहे हैं ना, जो ट्रांसफर करता है कॉलम के लोड को, उसी को बोल रहे हैं। तो बेस प्लेट का कितना होता है परमिसिबल स्ट्रेस, 185 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और वैसे भी जानते हैं कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.75 एफ वाई। तो एफ वाई जब 250 पुटा कीजिए, 250 पुटा नहीं कीजिए, 250 पुट कीजिए, तो आप जान जाइएगा कि कितना होता है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस ना 0 पॉइंट, बेंडिंग के लिए, परमिसिबल के लिए बेंडिंग परमिसिबल 0.75 एफ वाई। ओके, तो अब बेस प्लेट पर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है, तो 185 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे आया गैसेट बेस प्लेट। गैसेट बेसी प्लेट का ये भी पार्ट है, गैसेट बेस प्लेट। इट इज प्रोवाइड टू हैवी अमाउंट ऑफ एक्सियल लोड। तो देखिए उसको बोला कि टेंशन के लिए हुआ, ए एक्सियल लोड के लिए हुआ, स्मॉल अमाउंट के लिए। स्लैब बेस प्लेट जो हुआ ना, वो एक्सियल लोड के लिए हुआ। और जो था है ना, कैसे बोलते हैं, गैसेट, गैसेट बेस प्लेट ए हैवी अमाउंट ऑफ एक्सियल लोड के लिए हुआ। गैसेट, गैसेट वाला में गैस है, थोड़ा दम है, तो इसलिए बोल रहा है कि हैवी अमाउंट ऑफ एक्सियल लोड के लिए होता है गैसेट बेस प्लेट। ओके, मिनिमम थिकनेस ऑफ गैसेट बेस प्लेट तो 12 mm होता है। मिनिमम थिकनेस ऑफ गैसेट बेस प्लेट 12 mm होता है। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ गैसेट बेस प्लेट तो 18 mm होता है। तो आप कंफर्म कीजिए कि गैसेट बेस प्लेट जो होता है ना, उसका मिनिमम थिकनेस 12 mm, मैक्सिमम 18 mm। 12 18 मिनिमम थिकनेस ऑफ गैसेट बेस प्लेट 12 mm, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द गैसेट बेस प्लेट 18 mm होता है। गैसेट बेस प्लेट, ये जो गैसेट बेस प्लेट है ना, उसी का बात कर रहे हैं कि मिनिमम कितना होता है 12 mm, मैक्सिमम कितना होता है 18 mm। ओके, अब देखिए ग्रिज फाउंडेशन। अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो होता है 3-4 पॉइंट वो इंपॉर्टेंट बताएंगे, उसको भूलना नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, समझ लीजिए। देखिए ग्रिलेज फाउंडेशन है ना, उसको मान लीजिए सैलो फाउंडेशन। इसका भी जो होता है ना, आपका बिर्थ ज़्यादा होता है और डेप्थ कम होता है। ग्रिलेज फाउंडेशन को आप सैलो फाउंडेशन समझ सकते हैं, ग्रिलेज को सैलो भी कह सकते हैं, उसी तरह सेम हो जाता है। तो ग्रिलेज फाउंडेशन इट इज द टाइप्स ऑफ सैलो फाउंडेशन। देखिए आ ही गया, आइसोलेटेड फुटिंग होता है, इसका बिर्थ बड़ा होता है और डेप्थ छोटा होता है, उसको बोलते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन याद कर लीजिए, छपने वाला है ग्रिलेज फाउंडेशन, सेम एज सैलो फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन विच यूज टू बेस ऑफ कॉलम। बेस ऑफ कॉलम, कॉलम के बेस में यूज होता है आपको, ये टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है। ओके ना, इन दिस फाउंडेशन स्टील बीम प्लैट्स एट राइट एंगल 90 डिग्री इच अदर इन केस ऑफ द कंक्रीट, राइट एंगल बोल रहा है। ओके, नोट पॉइंट एक आया, उसको ध्यान दीजिए आप।
इट इज अप्लीकेबल फॉर द ट्रांसफर द हैवी लोड, कॉलम लोड और फेयर ऑफ सॉइल फाउंडेशन। हाँ देखिए, हैवी लोड के लिए यूज होता है ग्रिलेज फाउंडेशन। ओके, वो पॉइंट में कह रहा है। ये आया फिगर ग्रिलेज फाउंडेशन को देख लीजिए आप अच्छे से। अब देखिए, यही तीनों पॉइंट का हम बात कर रहे थे कि आपको ये तीनों पॉइंट पूछा जाता है, यही तीनों पॉइंट था। ओके ना, देखिए कौन तीनों पॉइंट था, यही तीनों पॉइंट है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अगर पूछते आपसे कि मैक्सिमम शेयर पर स्ट्रेस कितना होता है ग्रिलेज फाउंडेशन पे, तो आपको याद रखने होगा कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोला है ना, तो एज और बेस प्लेट, मैक्सिमम शेयर फोर्स, तो कौन शेयर करेगा भाई, मैक्सिमम शेयर फोर्स कर रहा था कौन, जिसका अच्छा एज होगा वही ना शेयर करेगा। तो वही मैक्सिमम एज ऑफ बेस प्लेट, जो मैक्सिमम एज होता है ना बेस प्लेट का, उसी को मैक्सिमम शेयर फोर्स बोलते हैं। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स किसे कहते हैं, जो शेयर करेगा। और जो शेयर कौन करेगा, जिसका अच्छा एज होगा। छोटा बच्चा तो नहीं शेयर करेगा ना, जिसका एज होगा वही शेयर करेगा। तो मैक्सिमम एज ऑफ, सॉरी, एज ऑफ बेस प्लेट पर डिपेंड करता है मैक्सिमम शेयर फोर्स, एज ऑफ बेस प्लेट पे। एज ऑफ बेस प्लेट, एज बोलते हैं ऊपर वाला हिस्सा को एज, तो वही बोल रहा है कि किस पे डिपेंड करता है मैक्सिमम शेयर फोर्स, द एज ऑफ बेस प्लेट पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम शेयर फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम शेयर फोर्स, आपका जो बोल रहे हैं मैक्सिमम शेयर फोर्स ग्रिलेज फाउंडेशन का मैक्सिमम शेयर फोर्स एज ऑफ बेस प्लेट पर डिपेंड करता है, एज ऑफ बेस प्लेट पर डिपेंड करता है, बेस प्लेट पर। फिर मिनिमम शेयर फोर्स ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन द सेंटर ऑफ बेस प्लेट पर डिपेंड करता है। मिनिमम शेयर फोर्स ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन द सेंटर ऑफ बेस प्लेट पर, मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम शेयर फोर्स ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन द सेंटर ऑफ बेस प्लेट, बेसिक प्लेट पर बात हो रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन द सेंटर ऑफ बेस प्लेट। तो तीनों को डील कीजिए अच्छे से। पहले पूछा मैक्सिमम शेयर फोर्स ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन, तो एज पर होता है, एज ऑफ बेस प्लेट पर होता है, एज ऑफ बेस प्लेट पर होता है, एज ऑफ बेस प्लेट पे। ओके, अब पूछ दिया मैक्सिमम शेयर फोर्स, तो सेंटर ऑफ बेस प्लेट बोल देगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो सेंटर ऑफ बेस प्लेट बोल देगा। सिर्फ आपको याद करना है मैक्सिमम शेयर फोर्स ग्लेजर फाउंडेशन का, मैक्सिमम शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना कितना होता है मैक्सिमम शेयर फोर्स, एज ऑफ बेस प्लेट पर, मिनिमम सेंटर ऑफ बेस प्लेट पर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर ऑफ बेस प्लेट पर। ओके, अब आया प्लास्टिक एनालिसिस। तो प्लास्टिक एनालिसिस में देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेस्ड होता है अल्टीमेट लोड पर, प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है। दिस थ्योरी अप्लीकेबल फॉर इंडस्ट्रियल मेंबर, इंडस्ट्रियल मेंबर के लिए अप्लीकेबल होता है प्लास्टिक एनालिसिस वाला। फिर एजम्पशन है, वो देख लीजिए। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर और आफ्टर बेंडिंग, ये तो हम शुरू से जान रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं, जब से पढ़ना शुरू किए इधर इंजीनियरिंग में, कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर और आफ्टर बेंडिंग ये होता है। ओके, मीन्स स्ट्रेन प्रोफाइल ऑलवेज लीनियर, आपको स्ट्रेन प्रोफाइल होता है हमेशा लीनियर होता है। ओके, अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम फॉर टेंशन और कंप्रेशन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहीं चेंज नहीं होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ई होता है वो कहीं चेंज नहीं होता है, सब कंप्रेशन और टेंशन में सभी जगह सेम होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिगर आया है, फिगर से पूछा जाता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनिशियल इल्डिंग, तो जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग, उसी को हम इनिशियल इल्डिंग बोलते हैं। इन इलास्टिक स्टेज स्ट्रेन डायग्राम, अगर पूछ दे आपसे कि इलास्टिक स्टेज पे आपका स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, इलास्टिक स्टेज पे जो लचीला होता है ना, उस स्टेज पर स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, तो इस तरह से लीनियर होता है। इलास्टिक स्टेज पे आपको स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, तो लीनियर होता है। फिर बोले तो अगर बाई देवे तो इन प्लास्टिक स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, प्लास्टिक मेंबर, प्लास्टिक स्टेज, प्लास्टिक एनालाइज, प्लास्टिक मेंबर कैसा होता है, ऐसा होता है, फुल्ली इल्ड हो जाता है, फुल्ली इल्ड हो जाता है। आई मीन प्लास्टिक स्टेज पर इनिशियल इल्ड होता है और प्लास्टिक पे फुल्ली इल्ड हो जाता है। तो इलास्टिक का फिगर ऐसा होता है, प्लास्टिक का फिगर ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे क्या है पॉइंट देखते हैं, कोई पॉइंट नहीं है हमारे इंपॉर्टेंट, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, अब आगे जाते हैं, इससे आगे नहीं जाना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्लास्टिक एनालिसिस में। हमको सेप फैक्टर जो होता है ना, उसको अच्छे से याद कर लेना है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कितना होता है, वो जानना जरूरी है, सेप फैक्टर। तो सेप फैक्टर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, आपका जो सेप फैक्टर होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। सेप, कोई चीज़ का सेप देते हैं ना, तो सेप फैक्टर होता है, तो सेप फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। कंफर्म कीजिए, प्लास्टिक एनालिसिस में आपको पढ़ना है सेप फैक्टर के बारे में। कोई चीज़ का सेप होता है, जैसे लोटा है रखा हुआ, लोटा का सेप, टेबल का, चेयर का, सबका सेप होता है ना, तो उसी तरह सेप फैक्टर पूछ रहा है आपसे कि सेप फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होता है आपका। सेप फैक्टर कह रहा है कि सेप फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा होता है, सेप फैक्टर, कोई चीज़ का सेप फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा होता है। ओके, कह रहा है सेप फैक्टर डिपेंड ऑन द जियोमेट्रिकल सेक्शंस। हाँ, ये सही बात है, जैसा शेप है तो शेप पर डिपेंड कर रहा है ना, तो जियोमेट्रिकल जो कनेक्शन है उसी के चलते शेप होता है ना, तो आपका शेप फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा होता है।
और ज्योमेट्रिकल डिजाइन पर डिपेंड करता है। ओके। 4 सिमेट्रिकल सेक्शंस, सेंट्रोइडल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस एंड इक्वल एरिया एक्सिस कंसाइड एट सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पर कंसाइड कर जाएगा सिमेट्रिकल में। अब आगे जाइए, कह रहा है अनसिमेट्रिकल सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस कंसाइड सी जी। सिमेट्रिकल जो सेक्शन उसका न्यूट्रल एक्सिस सी जी पे लाइट कर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आया शेप फैक्टर, ये बहुत ही पॉपुलर पॉइंट है। ये सभी चीज़ का शेप फैक्टर आपको पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है ना। तो देखिए पहले हुआ है रेक्टेंगुलर बीम, जो रेक्टेंगुलर बीम होता है उसका शेप फैक्टर कितना होता है, 1.5 होता है। देख लीजिए इसमें सब में पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि शेप फैक्टर सच में एक से बड़ा होता है। सब 1 पॉइंट समथिंग के होगा लेकिन कम नहीं होगा एक से, तो इसलिए कहा जाता है कि शेप फैक्टर हमेशा एक से बड़ा होता है। ओके। तब देखिए शेयर फैक्टर, इस सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन जो रेक्टेंगल टाइप का होता है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का कितना हो जाता है शेप फैक्टर, 1.5 होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो भी रेक्टेंगल होता है ना उसका, तो रेक्टेंगल का 1.5 होता है। रेक्टेंगल देखिए भाई, रेक्टेंगल पकड़िए, ट्रायंगल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना होता है शेप फैक्टर, तो 1.5 होता है रेक्टेंगल का। सर्कल का 1.69। तो कैसे याद करेंगे सर्कल का, वैसे तो 1.5 याद कर लिए हम, रेक्टेंगल का 1.5 है, लेकिन सर्कल का कैसे याद करेंगे, तो 69 है, 1.69। तो 1 तो जानेंगे 1 से जड़ा होता है, तो जड़ा होता है बड़ा होता है, तो 1.69। तो 6 में भी 0 है, 9 में भी 0 है, तो 69 रखिए उसी को, तो 1.69, 1.69, 1.69, 1.69, क्योंकि सर्कल जैसा गोल गोल होता है। हॉलो सर्कल का 1.27 पाई/4। हॉलो सर्कल बोलेगा तो 1.27 पाई/4 होता है हॉलो सर्कल। तो हॉलो सर्कल का शेप फैक्टर कितना होता है, हॉलो का याद कर लीजिए भाई, थोड़ा कठिन है ये हॉलो का, तो 1.27 हो जाता है, 1.27 हो जाता है, या तो पाई/4 भी कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं 16/3 पाई। ओके। अब आया रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो रेक्टेंगुलर या तो स्क्वायर दोनों का 1.5 होता है शेप फैक्टर। अब आया डायमंड का, तो डायमंड बहुत महंगा वाला है रे बाबा, इसलिए इसका 2 हो जाएगा। डायमंड का शेप फैक्टर 2 होता है। ओके। अब ट्रेंगल का 2.343 होता है। तो ट्रेंगल का शेप फैक्टर कैसा होता है, ट्रेंगल का जो ट्रेंगल होता है ना उसका बोल रहा है, तो ट्रेंगल का कितना हो जाता है 2.343 ट्रेंगल का। तो ट्रेंगल का जो शेप फैक्टर होता है कैसा होता है 2.343 होता है। और ट्रेंगल को वही पलट देंगे तो वही 2 हो जाएगा। तो डायमंड का भी 2 होता है और वैसे भी 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। अगर वही कहेगा कि ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का शेप फैक्टर, ट्रेंगल का भाई बहुत टेढ़ा होता है भाई, ट्रेंगल का 2.343 होता है शेप फैक्टर। ओके। डायमंड का 2, ट्रायंगल का अभी 2, अगर बोल दे आपको ट्रायंगल का बोल दे तो 2.343 हो जाएगा ट्रायंगल का। ट्रायंगल है बिल्कुल है, तो उसका शेप फैक्टर ट्रायंगल का पूछ रहे हैं भाई, ट्रायंगल का कितना होता है 2.343। ट्रायंगल का थोड़ा अल्टर होता है इसलिए पूछ दिए। अब आगे बढ़ते हैं। टी सेक्शन क्या होता है, तो टी देखिए 7 जैसा नहीं लगता है, तो इसलिए 1.77 हो जाता है शेप फैक्टर। तो टी सेक्शन का शेप फैक्टर कैसा, टी सेक्शन का शेप, तो शेप 7 जैसा है, इधर से 7 है ना, इधर से काट के निकाल देंगे तो 1.77। अगर हॉट रोल सेक्शन है तो उसका कितना हो जाएगा शेप फैक्टर, तो 1.90 से लेकर 1.95 तक हो जाता है। तो हॉट रोल सेक्शन का, टी सेक्शन का ऐसे नहीं, हॉट रोल रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो हॉट रोल वही 1.90 तक हम पहुंच गए ना, तो हॉट रोल सेक्शन का कितना होता है शेप फैक्टर, हॉट रोल ध्यान लगाइए, हॉट रोल का ऐसे तो 1.77 था ऐसे, लेकिन हॉट रोल रहेगा तो 1.90 से लेकर 1.95 तक, 1.90 से लेकर 1.95 तक हो जाता है हॉट रोल सेक्शन का। याद कीजिए, आंख बंद करके ध्यान लगाइए, हॉट रोल है भाई, 100 को 9 के रोल ही समझ लीजिए, तो 190 सॉरी 1.90 से लेकर 1.95 तक हॉट रोल का, 1.90 से लेकर 1.95 तक। ओके। अब आगे आता है रोल्ड सेक्शन। तो रोल्ड सेक्शन 1.2 से 1.5, जो भी रोल्ड सेक्शन होता है ना, जैसे आई होता है ना, आई, तो आई को रोल्ड कर दिया है तो क्या होता है, तो 1.2 से 1.5, आई को रोल किया है तो 1.2 से लेकर 1.5 हो जाएगा रोल्ड सेक्शन का। जो भी रोल्ड होता है ना, रोल्ड पूरा रोल्ड होता है तो उसी का रोल्ड, तो 1.2 से 1.5 होता है रोल्ड सेक्शन का। रोल्ड है बिल्कुल 1.2 से 1.5 हो जाएगा शेप फैक्टर। अगर एच सेक्शन रहेगा तो 1.5 होगा, एच सेक्शन, एच भी वो इसी तरह होता है 5 की तरह, तो 1.5 हो जाएगा। ओके। अब आया प्लास्टिक थ्योरी इज अप्लीकेबल ओनली इनडिटर्मिनेट मेंबर। हाँ, इनडिटर्मिनेट के लिए होता है, प्लास्टिक है बेचारा तो। अब आया यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम बता देंगे, इससे भी एक आध क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। प्लास्टिक हिंज डेवलप्ड वेयर कर्वेचर इज मैक्सिमम। तब बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टिक हिंज कहाँ डेवलप होता है, तो जहाँ पे कर्वेचर मैक्सिमम होता है, आई मीन जहाँ कर्वेचर मैक्सिमम होगा वहीं पे हम प्लास्टिक हिंज को डेवलप देखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक हिंज कहाँ डेवलप होता है, प्लास्टिक हिंज जहाँ पे कर्वेचर
कर्वेचर मैक्सिमम होगा वहाँ पर होगा प्लास्टिक हिंज, जहाँ कर्वेचर मैक्सिमम होगा। ध्यान लगा लीजिए, प्लास्टिक हिंज की बात कर रहा है, जहाँ पे कर्वेचर मैक्सिमम होगा वहीं पे प्लास्टिक हिंज प्रोवाइड करेंगे। ओके, वहीं पे प्लास्टिक हिंज मैक्सिमम होगा। अब देखिए लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज के लिए एक फार्मूला होता है, देख लीजिए आप, एक फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, L इंटू 1-1/सेप फैक्टर। वो होता है फार्मूला किसके लिए, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज के लिए। लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज होता है ना, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, उसके लिए फार्मूला है। तो देखिए क्या फार्मूला, ध्यान लगाइएगा। लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज है ना, तो L इंटू 1-सेप फैक्टर, L इंटू 1-सेप फैक्टर हो जाता है 1-1/सेप फैक्टर होता है। अच्छे से याद कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। अगर बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज पूछे तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, कोई भी बीम है और लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज पूछ दिया तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है L इंटू, लेंथ पूछा तो पहले L लगाइए, L इंटू 1-1/सेप फैक्टर, L इंटू में 1-1 फैक्टर, L इंटू पहले L लगा लिए ना, तो 1-1/सेप फैक्टर। और सेप फैक्टर किसका हो जाता है, तो सेप फैक्टर कैसे आप याद कीजिए कि रेक्टेंगल का किए हैं, सर्कल का किए हैं, हॉलो सर्कल का किए हैं, तो वही क्वेश्चन में दे देगा। रेक्टेंगल है और हॉलो सर्कल है, तो उसका इस तरह का मैंने सेप का बीम है, तो उसका लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज कितना होगा, तो जैसा बीम देगा ना उसी का सेप फैक्टर यहाँ पे लगा दीजिएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ चुके होंगे आप कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज पूछेगा तो उसमें आपको जिसका लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज पूछेगा वो बीम का नाम बता देगा, उसका सेप फैक्टर यहाँ यूज कीजिएगा और बता दीजिएगा आप कि सेप फैक्टर है इसी का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है। लोड फैक्टर, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, LF लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है कोलैप्स लोड का टू द वर्किंग लोड का। तो कोलैप्स लोड और वर्किंग लोड का एज होता है ना, कोलैप्स लोड वर्किंग लोड का रेशियो होता है। तो आपको कैसे याद रहेगा कि लोड फैक्टर की बात कर रहा है, तो लोड जो फैक्टर होता है ना, लोड फैक्टर, थोड़ा ध्यान लगाइए मन से अच्छे से कि लोड का फैक्टर, तो लोड फैक्टर जो होता है ना यह रेशियो होता है। लोड फैक्टर जैसे लोड का फैक्टर कर रहा है भाई, तो क्या होता है, कोलैप्स लोड का और वर्किंग लोड का रेशियो होता है। लोड फैक्टर किसका होता है, लोड का फैक्टर कर रहा है, तो लोड फैक्टर किसका होता है, लोड फैक्टर कोलैप्स लोड का और वर्किंग लोड का। लोड फैक्टर, लोड है ना आपका लोड, उसका लोड का हम फैक्टर बोल रहे हैं, तो कोलैप्स लोड का और वर्किंग लोड का लोड फैक्टर आपका रेशियो होता है। लोड फैक्टर तो कोलैप्स लोड का और वर्किंग लोड का रेशियो होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ SFD एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, शेयर फोर्स एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वैल्यू ऑफ सेफ फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हाँ हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे लोड फैक्टर जो होता है ना, सेफ फैक्टर का और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीपल होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लोड फैक्टर जो होता है किसका मल्टीपल होता है, तो सेफ लोड फैक्टर है सेफ फैक्टर का और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, सेफ फैक्टर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, ये तो लोड फैक्टर तो ही है। तो लोड फैक्टर वही कोलैप्स, लोड फैक्टर का जो फार्मूला था कोलैप्स लोड का वर्किंग लोड का, जैसे कोलैप्स लोड ऊपर था वर्किंग लोड नीचे था, इसका रेशियो था वो चीज़ सेफ फैक्टर। वही सेफ फैक्टर आपको सेफ, वही लोड फैक्टर था, वही लोड फैक्टर जो होता है सेफ फैक्टर का मल्टीपल होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। लोड फैक्टर जो लोड लगता है उसका फैक्टर, लोड फैक्टर जो होता है ना वो मल्टीपल होता है, किसका किसका मल्टीपल होता है, तो पहले देख लीजिए सेफ फैक्टर का और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। लोड फैक्टर सेफ फैक्टर, लोड फैक्टर सेफ फैक्टर का और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, सेफ फैक्टर का और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीपल होता है। ओके, लोड फैक्टर। आगे क्या है पॉइंट, ये सब समझ से बाहर है, इसको स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, उससे पहले यहाँ देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको IS कोड है, उसको आपको स्टडी करने पड़ेगा। तो आप देख लीजिए सम इंपॉर्टेंट IS कोड कैसे याद कीजिएगा, अब ध्यान लगाइए कैसे याद करना है। सबसे पहले है आपको इंडियन स्टैंडर्ड 2131 मेथड ऑफ स्टैंडर्ड पर पेंट्रेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। आपसे पूछ देगा कि मेथड ऑफ स्टैंडर्ड पेंट्रेशन, जो पेंट्रेट करते हैं ना वो पेंट्रेशन टेस्ट ऑफ सॉइल, सॉइल को पेंट्रेशन टेस्ट के लिए IS कोड क्या होता है, मेथड ऑफ स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट के लिए मेथड पूछा है ना, तो एम जैसा 2 है ना, तो 21-31 हो जाता है। मेथड ऑफ पेंट्रेशन ऑफ सॉइल, सॉइल में पेंट्रेशन जो होता है ना उसके लिए, तो 21-31 हो जाएगा। पेंट्रेशन बोले तो वही नीडल की तरह 1-1 है और एम की जगह 2 और 3 है, तो पेंट्रेशन मेथड ऑफ पेंट्रेशन इन सॉइल, पेंट्रेशन इन सॉइल तो 21-31 होता है। ओके, आगे है प्रैक्टिस डिजाइन ऑफ रफ फाउंडेशन, बोला प्रैक्टिस डिजाइन ऑफ रफ फाउंडेशन, तो उसके लिए क्या होता है
2950 होता है आई स्क्वायर। मैंने बोले प्रैक्टिस डिजाइन ऑफ रफ फाउंडेशन, अगर रफ फाउंडेशन का प्रैक्टिस डिजाइन की बात कर दे आपसे कि रफ जो होता है ना, रफ फाउंडेशन उसका प्रैक्टिस डिजाइन, तो 2950 भी रफ ही है। तो 2950 जो है ना, 2950 जैसा 29 है में 50 में 9 है ना, उस तरह से 5 है, तो 2950 होता है ना आपका हो जाता है प्रैक्टिस डिजाइन ऑफ रफ फाउंडेशन। जो रफ फाउंडेशन होता है उसका प्रैक्टिस डिजाइन रफ फाउंडेशन का 2950। अब आया प्रैक्टिस डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन। कह रहा है प्रैक्टिस डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन, तो 6403। तो कैसे 6 भी हो तो सैलो जैसा नहीं होता, 3 भी वैसा ही है, तो 6403 हो जाता है। आपको प्रैक्टिस डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन, आपका जो सैलो फाउंडेशन है ना उसका बियरिंग कैपेसिटी के लिए 6403 होता है। ओके, सैलो फाउंडेशन का बियरिंग के लिए 6403। ओके, अब देखिए आगे है क्या, टाइप्स ऑफ लोड, तो 875 बताए ही हैं कि विंड लोड के लिए 875 काची बोलते थे, विंड लोड के लिए 875 पार्ट थर्ड था, और कौची था स्नो लोड के लिए पार्ट फोर्थ था। विंड लोड जान रहे हैं, विंड लोड के लिए ओ था, स्नो लोड के लिए ओ था, और सभी लोड के लिए 875 ही होता है। तभी तो विंड लोड में भी वही था, और क्या बोलते हैं स्नो लोड में भी वही था, सिर्फ पार्ट 3 था, पार्ट 4 था, तो 875 होता है टाइप्स ऑफ लोड के लिए। ओके, देखिए ए आया लास्ट, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। ISR 456/2000 डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर, तो आरसीसी आप पढ़े ना, तो आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन के लिए कितना था, 456/2000, यही था IS कोड। आरसीसी स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं पेपर उसके लिए क्या डिजाइन स्ट्रक्चर है, 456/2000 IS 456/2000 आरसीसी के लिए। आरसीसी सीसी है ना, तो 56 ले लीजिए ना यार, 2000 सीसी उसी तरह से 2000 में आ जाएगा। 456/2000 सीसी 2000। ओके, अब आया डिजाइन ऐड ऑफ द SP16 जो है ना, उसका डिजाइन ऐड कितना होता है, 456/2000। ओके, अब SP16 डिजाइन ऐड ऑफ IS 456/2000। SP16 कैसा होता है, वही 456/2000 के लिए डिजाइन होता है SP16। SP24 डिजाइन ऐड ऑफ द 456/1978। तो SP16 के लिए डिजाइन ऐड ऑफ IS 456/2000 हो जाता है, कितना IS 456/2000 होता है 16 के लिए, 24 के लिए वही 456 हो जाता है, लेकिन 1978 हो जाता है IS कोड वाला। डिजाइन ऐड ऑफ द IS 456/1978, डिजाइन ऐड ऑफ IS 456/1978 24 के लिए, 16 के लिए 1978 नहीं होगा, 2000 होगा 456। अब आया IS 383 क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। मैंने फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन कितना है इस कोड, तो 383 है। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, जैसे कोर्स एग्रीगेट देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, तो कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का बात करें तो कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट जो क्लासिफिकेशन होता है उसका IS कोड क्या है, 383 होता है। ओके, नंबर ऑफ जोन कितना होता है, 4 को जोन होता है क्लासिफिकेशन में। जो क्लासिफिकेशन किए ना फाइन का और कोर्स का, 383 उसका 4 जोन होता है। पहला कोर्स से सेट, फिर हो जाता है मीडियम फाइन सैंड, फिर फाइन हो जाता है, फिर फाइन। तो इसमें 4 को याद रखिए कि फाइन का कोर्स क्लासिफिकेट किए हैं 383 के तहत। जैसे मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट, तो मोस्ट सुटेबल के लिए कौन सा कंक्रीट होता है, इनोर सैंड। तो आपसे पूछ सकता है कंक्रीटिंग के लिए कौन सा सैंड सबसे बेस्ट होता है, तो इनोर सैंड, Na नहीं मिलता है, तो इसीलिए कह दीजिए कि इनोर सैंड मोस्ट सुटेबल, Na नहीं मिलता है, इनोर सैंड। तो मोस्ट सुटेबल कौन होता है कंक्रीट के लिए, तो इनोर सैंड। जो Na नहीं मिलता है इसलिए इनोर सैंड याद रखिए कि मोस्ट कंक्रीट के लिए कौन सा सुटेबल होता है। तब बोले कि मोस्ट सुटेबल कौन होता है, तो कह दीजिए Na नहीं मिलता है, तो इनोर सैंड हो जाएगा। अब आइए 1893, आप जानते होंगे IS कोड 1893 का अर्थक्वेक लोड के लिए हो जाता है, 1893 फेमस है। 3370 डिजाइन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जैसे डैम, स्पिलवे, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये सब नहीं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, तो 3370 हो जाता है वाटर रिटेनिंग 3370। जैसे वाटर को रोक के रखना होता है ना, जैसे हो गया डैम, हो गया स्पिलवे, हो गया डैम, तो वही को जो रोक के रखता है ना पानी को, तो 3370 होता है उसका, पानी को रोक रहा है भाई, तो 3370 होता है IS कोड 3370। ओके, डिजाइन ऑफ PSC मेंबर मैंने प्री स्टड कंक्रीट, तो प्री स्टड कंक्रीट के लिए क्या होता है IS कोड 1343। प्री स्टड कंक्रीट है भाई, प्री स्टड के लिए मैंने पहले से कंक्रीटिंग कर दिया है, तो प्री स्टड कंक्रीट के लिए क्या होता है 1343 होता है। डिजाइन ऑफ प्री स्टड कंक्रीट,
तो प्री स्टेट जो कंक्रीट होता है ना, पहले से जिसको डिजाइन करके और फिर स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए क्या होता है 1343। ओके, अब देखिए कोड ऑफ डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट, कोड ऑफ डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट के लिए क्या होता है 10,262। कोड डिजाइन फॉर, कोड डिजाइन मिक्स फॉर कंक्रीट, कोड डिजाइन फॉर मिक्स कंक्रीट, कोड डिजाइन मिक्स फॉर कंक्रीट, कोड डिजाइन मिक्स फॉर कंक्रीट कितना होता है 10,262 हो जाता है। आई एस कोड कितना होता है 10,262 होता है। आई एस कोड कोड ऑफ डिजाइन मिक्स फॉर कंक्रीट, डिजाइन मिक्स कंक्रीट जो कंक्रीट होता है ना, उसको डिजाइन के लिए, कंक्रीट का डिजाइन के लिए क्या होता है 10,262। आई एस कोड कितना होता है, कोड डिजाइन फॉर मिक्स कंक्रीट, मिक्स कंक्रीट के डिजाइन के लिए 10,262 हो जाता है। ओके, माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील या तो टेंसाइल स्टील, अरे माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील या टेंसाइल स्टील, इसके लिए क्या होता है 432 होता है स्कोर। आई एस कोड 432 होता है माइल्ड स्टील के लिए, मीडियम स्टील के लिए, टेंसाइल स्टील के लिए। जो स्टील होता है ना, स्टील पढ़ रहे हैं ना, तो माइल्ड स्टील आता है, बिल्कुल आता है, मीडियम आता है, बिल्कुल आता है, टेंसाइल आता है, बिल्कुल आता है। इस सब स्टील के लिए 432 होता है आई एस कोड। कितना होता है 432, माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील, और बोले तो कौन सा टेंसाइल स्टील, ये सब स्टील के लिए कितना होता है 432 होता है, जैसे 432। ओके, अब आया स्पेसिफिकेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। अगर बोल दे जो एच वाई एस टी बार होता है ना, उसका स्पेसिफिकेशन के लिए 1786 होता है। एच वाई एस टी के लिए 1786, बिल्कुल टेढ़ा सा एच वाई एस टी, उसी तरह से वो भी, तो उसका स्पेसिफिकेशन के लिए कितना होता है आई एस कोड, तो 1786 होता है। आई एस कोड 1786 होता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, एच वाई एस डी बार का स्पेसिफिकेशन 1786। ओके, मैथड ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब स्ट्रेंथ को, कंक्रीट को स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए आई एस कोड 516 हो जाता है। स्ट्रेंथ के लिए बोल रहा हूँ, जो स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करते हैं ना, मैथड टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, माने कोई मैथड करते हैं ना टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए, क्या क्या टेस्ट करते हैं, उसको 516 हो जाता है। कितना होता है आई एस कोड 516 हो जाता है। आई एस 516 किसके लिए, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए 516, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो बनाया है ना, उसका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 516 हो जाता है। स्टील स्ट्रक्चर कितना होता है एस कोड 800 2007 हो जाता है स्टील स्ट्रक्चर के लिए। जो स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना अभी, उसका 800 2007 हो जाता है भाई। स्टील स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसको पता ही नहीं है एस कोड, तो 800 होता है 2007 होता है, 800 2007। ओके, अब आगे पढ़िए, डिजाइन ऑफ आई एस 800 स्टील टेबल, स्टील टेबल के लिए डिजाइन ऑफ आई एस 800 स्टील टेबल के लिए, एस पी 6 जो होता है ना, उसके लिए डिजाइन ऑफ आई एस 800 स्टील टेबल। एस पी 6 के लिए क्या होता है डिजाइन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 800 होता है। एस पी 6 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 800 होता है। कितना होता है 800, एस पी 6 है ना, उसके लिए 800 ही होगा, जैसे 6 है उस तरह से 8 है, तो 800 हो जाएगा। ओके, अब आता है मेथड टू टेस्ट द बर्न्ड क्ले ब्रिक। अगर बर्न्ड क्ले ब्रिक होता है, उसको मेथड के लिए क्या होता है 3495। देखिए बर्न्ड है तो उसी तरह से बर्न्ड की तरह भी 3 आ गया, तो 3495 होता है। तो मेथड ऑफ टेस्ट फॉर बर्न्ड क्ले ब्रिक, क्या मेथड लगाते हैं, बर्न्ड क्ले ब्रिक है, पूरा बर्न्ड हो गया, पूरा जल गया है, तो उसके लिए मेथड ऑफ टेस्ट फॉर बर्न्ड क्ले ब्रिक। तो बर्न्ड क्ले ब्रिक के लिए क्या होता है 3495। बर्न्ड क्ले ब्रिक के लिए कितना होता है मेथड ऑफ टेस्ट फॉर बर्न्ड क्ले ब्रिक, जो भी बर्न्ड क्ले ब्रिक होता है, पूरा जला हुआ ब्रिक होता है, उसके लिए मेथड क्या होता है 3495 हो जाता है इसका मेथड। बर्न्ड क्ले ब्रिक के लिए 3495 कन्फर्म। बर्न्ड क्ले ब्रिक है भाई, पूरा बर्न्ड हो गया तो 3495। ओके, डायमेंशन ऑफ द स्पेशल शेप ऑफ ब्रिक, स्पेशल शेप ऑफ ब्रिक का डायमेंशन के लिए क्या होता है 61 65। डायमेंशन ऑफ स्पेशल शेप ऑफ ब्रिक, स्पेशल शेप ऑफ ब्रिक जो होता है ना, उसके लिए क्या होता है 61 65 हो जाता है। स्पेशल शेप है तो 61 65, कोई भी स्पेशल होता है तो 61 65 में जाता है, तो 61 65 स्पेशल शेप के लिए क्या 61 65। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक, स्ट्रेंथ बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, और क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के लिए क्या होता है 3102। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक है, ब्रिक को क्लासीफाई कर रहे हैं तो 3102 आसान सा एकदम 3102 हो जाएगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऑफ ब्रिक। स्ट्रेंथ बेस ऑफ ब्रिक, स्ट्रेंथ बेस क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, क्लासिफिकेशन 3102। अगर मेथड टू टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बर्न्ड क्ले तो क्या हो जाता है 3495। अगर बोलते हैं स्पेसिफिकल शेप ऑफ ब्रिक तो 61 65, बर्न्ड के लिए 3495, स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन 3102। ओके, स्टील स्ट्रक्चर के लिए 800 2007, स्टील स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है आई एस कोड 800 2007। एस पी 6 डिजाइन आई एस 800,
मेथड टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मेथड टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो 516, IS कोड 516 स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए, कंक्रीट को स्ट्रेंथ के लिए IS 516। स्पेसिफिकेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, और डिफॉर्म्ड बार का बोलेगा तो 1786 डिफॉर्म्ड बार बोला, कोई भी डिफॉर्म्ड बार बोल दिया पूरा डिफॉर्म हो गया है। तो डिफॉर्म्ड बार के लिए स्पेसिफिकेशन के लिए HYSD मतलब हाई स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्म बार होता है HYSD, उसके लिए स्पेसिफिकेशन के लिए 1786 हुआ स्पेसिफिकेशन ऑफ द हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। स्पेसिफिकेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए क्या होता है 1786 होता है IS कोड। ओके, माइल्ड स्टील के लिए, मीडियम स्टील के लिए और टेंसाइल स्टील के लिए, माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील और टेंसाइल स्टील, माइल्ड मीडियम टेंसाइल के लिए क्या होता है IS कोड 432 होता है। कितना, ये सब स्टील के लिए 432। डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेट कंक्रीट, जो भी प्री स्ट्रेट कंक्रीट होता है ना उसके लिए 1343 प्री है भाई, प्री के लिए 1343 बहुत हार्ड है, 1343 है, 13 बहुत हार्ड होता है तो 1343 होता है प्री के लिए, प्री स्ट्रेट कंक्रीट के लिए। कोड डिवाइजन फिर मिक्स्ड ऑफ कंक्रीट, कोड फॉर डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट, तो मिक्स ऑफ कंक्रीट के लिए क्या होता है 10,262, सबसे ज़्यादा मिक्स कंक्रीट के लिए होता है 10,262, किसका IS कोड है मिक्स कंक्रीट के लिए, जो कंक्रीट को जो मिक्स करते हैं ना उसके लिए होता है 10,262। अब आया डिजाइन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर तो 3370, हाँ रिटेनिंग स्ट्रक्चर 3370 उसी टाइप का तो था, मैंने रिटेनिंग बोल रहा है जैसे स्पिलवे डैम ये सब जो होता है ना उसके लिए क्या होता है 3370 होता है IS कोड 3370। अब डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक तो वो तो 1893 हम जानते ही हैं। अब आया सबसे बढ़िया सेंट कौन होता है इनोर सेंट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेड और कोर्स ग्रेड उसके लिए क्या होता है IS कोड 383, 383 क्लासिफिकेशन का जैसे है तो 8 3 3 सब वैसने है, 383 है क्लासिफिकेशन के लिए। अब ओके, SP 16 डिजाइन ऑफ IS 456 2000, SP 16 बोलेगा तो 2000 में जाएगा, लेकिन 24 बोल देगा तो 1978 में जाएगा, वही जाएगा IS 456 जाएगा, 456 जाएगा, SP 16 और SP 24, SP 16 और SP 24 दोनों जाएगा आपको 456 में, लेकिन ये वो 2000 में जाएगा कौन 16 और 24 जाएगा 24, SP 16 SP 24 24 मैंने कितने में 24 जाएगा 1978 में, 1978 में जाएगा 24 1978 में जाएगा, 1978 में जाएगा 16 2000 में जाएगा। IS 456 2000, IS 456 2000 आ गया, IS 456 2000 आ गया, तो RCC याद कर लीजिए आप, RCC तो 2000 CC में गया 456 तो होता ही है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका कंप्लीट हो चुका है। बोले तो स्टील लव यू, सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू।